तो चलो बच्चों, फाउंडेशन में लॉ के अंदर आगे बढ़ते हैं सेकंड सेशन में। जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था वो था कुछ वर्डिंग्स की जानकारी। इंडिया इंडिया क्या होता है? इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। फिर दूसरा हमने एक्ट मींस लॉ, रूल्स, रेगुलेशन। 1872 क्या है? कमेंसिंग ईयर। एक शब्द पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ द्वारा, बाय लॉ का मीनिंग होता है लॉ द्वारा। एनफोर्सेबल मीन्स लीगल फोर्स। हम किसी को फोर्स कर सकते हैं कि भाई लॉ कहता है ऐसा करो, इसलिए आपको करना पड़ेगा। एंड एग्रीमेंट शब्द है, एग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। तो सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर डेफिनेशन दी है एग्रीमेंट की, एंड सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर डेफिनेशन दी थी कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये जो हमने पढ़ा था वो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग था। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बट उसके अंदर ये एग्रीमेंट शब्द आता है, तो एग्रीमेंट का मीनिंग क्या लिखा है? तो सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर एग्रीमेंट का मीनिंग। सर ये सेक्शन 2 के बाद आप क्लॉज क्यों बोलते हो? तो ये है ना, लॉ पढ़ने का एक तरीका है। आप याद रखना, लॉ के अंदर जो जेनरिक प्रोविजन हो, जेनरिक का मीनिंग जिसकी इंपैक्ट सभी प्रोविजन, सभी सेक्शन के अंदर लग रही हो, ऐसा जो हो उसको जेनरिक प्रोविजन या जनरल प्रोविजन बोलते हैं। और वो जो सेक्शन जो सभी बाकी के सेक्शनों को लगता है, जेनरिक सेक्शन बोलते हैं उसको। उसके जो सब पार्ट है उसको क्लॉज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्लॉज। मीन्स जैसे इधर है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 के अंदर हमेशा डेफिनेशन ही होती है, कोई भी एक्ट का सेक्शन 2 निकाल दो तो उसके अंदर डेफिनेशन होगी। तो वो डेफिनेशन है ना, जेनरिक सेक्शन है। जेनरिक सेक्शन मीन्स पूरे लॉ के बाकी के सभी सेक्शंस में वो लगता है। अब व्हाट डू मीन बाय सेक्शंस? पहले वो बता देता हूँ कि कोई भी एक्ट होता है ना, एक्ट का एक नाम होता है। जैसे ये एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसा आपने सुना होगा मूवीज में, दफा 302 के तहत फांसी की सजा। ये दफा हिंदी शब्द है सेक्शन का, ठीक है। सेक्शन, सेक्शन इंग्लिश शब्द है, दफा उसका हिंदी शब्द है। एक्चुअली सेक्शन क्या होता है? पूरे एक्ट का जो टाइटल है, उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस है, उनको अलग अलग छोटे छोटे मुद्दों में बांटना, उसको सेक्शन करना। सेक्शन करना मीन्स उसके पार्ट बनाने। तो ये सेक्शनिंग इज नथिंग बट मेकिंग द पार्ट ऑफ द होल लॉ। लॉ के छोटे छोटे हिस्से बनाने। वो छोटे हिस्सों का एक ग्रुप बनाते हैं जिसको ग्रुप ऑफ सेक्शंस बोलते हैं, जिसको लॉ के अंदर बोला जाता है चैप्टर। क्या बोलते हैं? चैप्टर। ठीक है। अब जो सेक्शन है उसके अंदर प्रोविजन है, बट कभी कभी कोई एक सेक्शन के अंदर बहुत सारी प्रोविजन होती है, तो वो प्रोविजन को भी उसके सब टुकड़े करे जाते हैं, उसको बोलते हैं सब सेक्शंस। क्या बोलते हैं? सब सेक्शंस। वो सब सेक्शन के अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लॉज। वो क्लॉज के अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं सब क्लॉज। ठीक है। उसके अंदर भी कुछ हो तो उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ऐसे लॉ का इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, बट अभी आप समझ लो कि यहाँ सेक्शन 2 क्लॉज एच बोल रहा हूँ। उसका मीनिंग क्या? क्लॉज जब भी बोल रहा हूँ ना, तो उसका मीनिंग ये जेनरिक सेक्शन है। मीन्स पूरे एक्ट में ये शब्द जो है, ये जो सेक्शन 2 क्लॉज एच में रखा है, वो सभी सभी बाकी के सभी सेक्शंस को ये मीनिंग एप्लीकेबल हो रहा है। बराबर। तो चलो, तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमको एग्रीमेंट को समझना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट कहाँ लिखा है? तो सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखी है। उसका मीनिंग क्या है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। सर एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर का मीनिंग क्या है? सपोज मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने मेरे को प्रॉमिस किया कि आप मेरे को पेमेंट करोगे। तो मेरी प्रॉमिस पढ़ाने की और आपकी प्रॉमिस पे करने की एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या? पढ़ा रहा हूँ, उसके सामने मेरे को कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? तो भाई फीस मिल रही है। आप लोग जो पे कर रहे हो, फीस दे रहे हो, उसके सामने कंसिडरेशन में आपको क्या मिल रहा है? तो भाई सीएमए फाउंडेशन की पढ़ाई मिल रही है। तो आई प्रॉमिस टू टीच यू एंड योर प्रॉमिस टू पे मी, इट इज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए वो कंसिडरेशन है। तो अ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, सेट का मीनिंग होता है ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट में एक प्रॉमिस एंड दूसरी प्रॉमिस, ऐसी दो प्रॉमिस आती है। अब वो प्रॉमिस का मीनिंग क्या है सर?
तो वो प्रॉमिस का मीनिंग है ये रहा, सेक्शन 2 क्लॉज एच। तो देखो हम निकले थे कहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट शब्द को समझने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट समझते समझते एग्रीमेंट आया, एग्रीमेंट समझते समझते एक शब्द आया प्रॉमिस, तो प्रॉमिस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर प्रॉमिस लिखा है। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन है, देखो, व्हेन द पर्सन टू हुम proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and such accepted proposal is called as a promise। तो रियल डेफिनेशन तो ये है, एक्सेप्टेड प्रपोजल इज प्रॉमिस। प्रपोजल का मीनिंग आपको मालूम है, मैंने आपको प्रपोजल दिया कि मैं सीए में फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, ये प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया, क्यों? क्योंकि मेरे प्रपोजल के साथ प्राइस भी जुड़ी थी कि भाई सीए में फाउंडेशन पढ़ाने का मेरा इतना फीस है, और वो प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम क्या हो जाता है, प्रॉमिस। ठीक है, तो मैंने प्रपोजल भेजा, आपने एक्सेप्ट किया, तो अब वो एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तब प्रॉमिस। ठीक है, और ऐसी एक प्रॉमिस एंड दूसरी प्रॉमिस, दोनों एक दूसरे का जब कंसिडरेशन बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट के अंदर अगर एनफोर्सिबिलिटी ऐड कर दो तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मोड मिल जाता है उसको। समझ में आ गया? अब पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? ओके, डन। अब है ना, पहली 3 लाइन को समझना पड़ेगा प्रॉमिस की डेफिनेशन में। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, मींस जिसको हम प्रपोजल देते हैं। द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड मींस जिसको हम प्रपोजल दिया करते हैं, बराबर, ऑफर दिया करते हैं। प्रपोजल एंड ऑफर दे आर सिमिलर, बट इंडिया में उसको प्रपोजल बोलते हैं, एंड इंग्लिश लॉ के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ऑफर। अच्छा, ऐसा है? यस। भले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़े, बट यही चीज अगर आप वहां पढ़ो इंग्लैंड के अंदर, तो वहां भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बट उसका ईयर, स्टार्टिंग ईयर अलग होगा, बट उसके अंदर सेम कंटेंट है। बट वहां एक बंदा जब दूसरे आदमी को जब प्रपोजल भेजता है, तो वो वहां प्रपोजल शब्द नहीं बोलते, वहां ऑफर शब्द बोलते हैं। एक बंदा दूसरे आदमी को ऑफर भेज रहा है, बराबर। तो ऑफर एंड प्रपोजल में फर्क क्या है? दे आर सेम, वैसे कोई फर्क नहीं है, बट इंडिया में उसको प्रपोजल बोलते हैं, इंग्लैंड के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ऑफर बोलते हैं। तो व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, दैट इज ऑफर इज मेड, जिसको हमने ऑफर दी, सिग्निफाइज इज एसेंट दैट, सिग्निफाई करना मीन्स कन्वे करना, प्रोवाइड करना, देना, गिव करना। सो द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको हमने ऑफर दिया, वो क्या कर रहा है, सिग्निफाइज इज एसेंट। एसेंट का मीनिंग होता है कंसेंट, परमिशन। तो मैंने जिसको प्रपोजल भेजा, वो बंदे ने अपनी परमिशन भेजी। मैंने आपको ऑफर भेजा कि मैं पढ़ाऊं आपको, इतने रुपए में आप पढ़ोगे फाउंडेशन। आपने बोला हाँ सर, तो मेरी प्रपोजल के सामने आपने क्या किया, अपना कंसेंट दिया, परमिशन दिया, मंजूरी दी, तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तब जाके मेरा प्रपोजल एक्सेप्टेड रहता है। मेरा प्रपोजल तो खुला है अभी, देखो, एमएस यूनिवर्सिटी के एफए बीकॉम के 10,000 लोग हैं, सभी को प्रपोजल है, एसवाई वालों को भी प्रपोजल है, बराबर। भाई एसवाई से आप चालू करो, चलो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एफवाई वाले करें, एसवाई से भी करो, प्रपोजल खुला है। बट उसमें से कितने ने सिलेक्ट किया? तो आप लोगों ने किया, बराबर। तो ये मेरा प्रपोजल सभी के लिए था, बट जो बंदा सिलेक्ट करता है, उसको एग्री करता है, तब वो बंदे ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है, ऐसा मानेंगे। ठीक है, एंड जब ऐसा एक्सेप्टेड प्रपोजल हो जाए ना, तो उसी को प्रॉमिस बोलते हैं। मीन्स मेरे प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट किया, ये प्रॉमिस। एंड आपके प्रपोजल को मैंने एक्सेप्ट किया। आपका प्रपोजल क्या था? पढ़ने का प्रपोजल था, और मैंने बोला हाँ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, फीस की जो अमाउंट है। बट ये जो है मेरा प्रपोजल पढ़ाने का, आपको प्रपोजल पढ़ने का, दोनों का कुछ कंसिडरेशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। सो मैं बताऊं प्रॉमिस का मीनिंग क्या है, प्रपोजल प्लस इज एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को बोलते हैं ऑफर, एंड इट्स एक्सेप्टेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस। सो शॉर्टली प्रॉमिस इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो कल मैंने बोला था आपको, तो व्हाट इज एग्रीमेंट? इट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो एग्रीमेंट तो प्रॉमिस से ही बना है, और प्रॉमिस का मीनिंग क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया? तो कल के पूरी डेफिनेशन को आज तक कंक्लूड करने में मैं 3 चीज बोलता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 चीजें आती है। एक है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट एग्रीमेंट को भी फर्दर बोले तो प्रॉमिस, तो प्रॉमिस को भी फर्दर बोले तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अल्टीमेटली एग्रीमेंट का मीनिंग होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, दैट इज व्हाट, अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट में ये 3 चीजें आती है, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड इट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। खत्म हो गया। और आज अभी ये जो पढ़ा है ना, टीवाई तक आपको याद रहेगा, है ना? अब
अभी तक आप जो समझते थे, है ना, कि भाई सर प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट किया, वगैरह वगैरह वगैरह, अब है ना बिजनेस एंगल से समझना। अभी जब भी मैं बोलूं प्रपोजल भेजा, एक्सेप्ट किया, तो वो लड़का लड़की वाला प्रपोजल मत समझना। आप समझो, बहुत सारे आपकी एज के बच्चों के माइंड में ना ऐसा चलता है, क्योंकि आजकल लोग 8 9 10 में ही बच्चे लोग कॉमर्स वाले भले हैं, सॉरी स्कूल वाले बच्चे भले हैं, बट वो एडवांस हो जाते सब। हमारे टाइम पे मैं बताऊं, मैं 12th में था ना, उसके बाद आई स्टार्टेड टॉकिंग विद गर्ल्स ऑफ आवर क्लास। तब तक तो बात भी नहीं करते थे। तो कोई लड़की से बात करने का, कोई सर ने बोला है कि इसको ये बता दो, तो मैं बताने भी जाऊं ना और बता के आऊं तो ऐसा सर नीचा, ये सर ने ऐसा बोला, ऐसा कह के निकल जाने का, और इतना बोले उसमें तो 10 15 लड़के उड़ाएंगे हमारा। ऐसा हमारा समय था, हम जब पढ़ते थे तब। अब आपका जमाना ही अलग है। तो वहां जब ऑफर एक्सेप्टेंस बोलता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे नेगेटिव एंगल से लेते हैं, तो मैं क्लियर बोल देता हूँ, जब भी मैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोलूंगा तो कॉमर्स के एंगल से होगा, बिजनेस प्रपोजल की बात होगी। प्रपोजल इधर मीन्स डजेंट मीन अ प्रपोजल ऑफ फ्रेंडशिप और प्रपोजल ऑफ मैरिज, है ना, वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट का कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अस्तित्व ही नहीं। तो इधर मैं कोई भी उदाहरण वो दे दूं, वो चलेगा ही नहीं। इधर कौन सा उदाहरण चलेगा? ऐसा उदाहरण चलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस के रिलेटेड हो। तो when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and such accepted proposal becomes the promise. And every ऐसी such promise or set of promise forming consideration for each other उसको बोलते हैं agreement. And ऐसा agreement plus its enforceability by law इसको बोलते हैं contract. और ये हमारा लॉ है। हम कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड इंडिया का लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये होगा कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है ना, किसी को सवाल हो सकता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मैं बताऊं, आप सोचो, जब से आप कॉमर्स में आए हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, मैनेजमेंट पढ़ते हो, है ना, मैथ्स, सॉरी स्टैटिस्टिक पढ़ते हो, अकाउंट पढ़ते हो, मेरा आप सभी से एक सवाल है कॉमन। आप ये जो भी पढ़ते हो उसके अंदर अल्टीमेटली क्या आता है? बिजनेस, आर्थिक विनिमय या एक्सचेंज की बात हो रही है ना? बात किसकी हो रही है? एक्सचेंज या आर्थिक विनिमय। अब आप सोचो, जहां बिजनेस ना हो, मीन्स कॉमर्स का कोई फिर यूज ही नहीं है, तो हमारा पूरा कॉमर्स क्या बता रहा है? बिजनेस का मीनिंग बता रहा है। तो अब जब भी बिजनेस आए, तो बिजनेस के अंदर ऐसा ऑफर ना हो, एक्सेप्टेंस ना हो, ऐसा शक्य ही नहीं है। आप कोई भी दुकान में चले जाओ, चलो खरीदी करने के लिए, क्या होता है बताओ? आप बोलते हो सर जी ये कितने में दोगे, भैया आप ये कितने में दोगे, बस भैया इसकी प्राइस क्या है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो बात क्या हो रही है? कोई गुड्स या सर्विस की बात हो रही है, और उसकी आप कीमत पूछ रहे हो। ठीक है, अब कोई भी बंदा आपको उसकी कीमत बोलेगा और वो चीज जब बेचेगा, तो आप ही बताओ कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। एंड जब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है तो उसका मॉनेटरी एंगल होता है। अब मॉनेटरी एंगल हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो, और उसका उसके रिलेटेड लॉ ना बना हो, तो क्या होगा? आप सोचो कि चलो मैंने आपको गुड्स बेचने का वायदा किया कि भाई आपने इस तारीख को बोला, तो इस तारीख में इतने गुड्स दे दूंगा। अब उस तारीख को मैंने गुड्स नहीं दिए तो, या फिर आपने जो मांगे उसके अलावा के दिए तो, या फिर हमारी जो एग्रीड प्राइस की थी उससे ज्यादा प्राइस में दिया, देने को बोल रहा हूँ, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। अब सपोज उसके रिलेटेड लॉ नहीं बना हो, तो मैं तो क्या करूंगा? नहीं दूंगा गुड्स। तो आपका तो वो मेरे गुड्स के बेस पे आपने कुछ सोच लिया होगा कि आगे का फर्दर धंधा करने का, आपने उसके बेस पे किसी और को कमिटमेंट दिया। अब मैंने नहीं भेजा तो आपका कमिटमेंट भी कैंसिल हो गया, या फिर आपको मार्केट में क्या महंगे दामों में लेना पड़ा। आप सोचो कि एक बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट में ना बोल दे, या फिर अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल ना करे, तो दूसरे बंदे को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। अब वैसे दूसरे बंदे को वो नुकसानी में से बचाने के लिए एक्चुअली ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है। ये एक्ट बनाने का रीजन क्या है? कि जो भी भारत के अंदर आर्थिक व्यवहार होते हैं, उसको लॉ के दायरे के अंदर लाने का पर्पज है। एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देख लेना, कोई भी आर्थिक व्यवहार देख लेना, वो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो विल कम टू नो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये आता है, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर है? बराबर। तो आपको प्रयोजन, पर्पस ऑफ द लॉ, वो समझ में आया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना क्यों जरूरी था? ओके। तो ये था हमारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब है ना,
ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक मैंने डिस्कस क्या किया है, गिन के 3-4 शब्द डिस्कस किए। इंडिया क्या है डिस्कस किया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है डिस्कस किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को डिस्कस किया, एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस है, प्रॉमिस को डिस्कस किया, खत्म। तो इतने 4 शब्दों को देखा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड हो, वैलिड का मीनिंग क्या, सर्वगुण संपन्न, मीन्स उसके अंदर सभी चीजें हो जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वालिद नहीं है ना, कुछ लोग ऐसा पढ़ेंगे सर वालिद लिखा है, वालिद का मीनिंग पिता होता है, उर्दू वर्ड है, बट वो मीनिंग नहीं है इधर, है ना। वैलिड है, वैलिड, वालिद मत सुनना। अभी एक मस्त जोक कहीं सुना था मैंने, जनवरी का स्पेलिंग होता है तो जान यू आ रही ऐसा मैं बोलूँ तो एक लड़की ने ना अपने हस्बैंड को ऐसा बोला है, मेरे को मालूम है मेरी जान के बाहर आपका कुछ अफेयर है क्या, अभी अभी आप लव लेटर लिख रहे थे ना, बोलो, है ना। उसमें क्या, वो उसने 1 जनवरी ऐसा लिख रहा था, अब उसको समझ में नहीं आया, तो एक जान यू जानू, एक जानू आ रही तो वो बंदे ने उसका बहुत उड़ाया कि भयंकर अभड़ भयंकर अभड़, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या मीनिंग निकाल रहा है ना। वैलिड या वालिद तो थोड़ा समझ लेना, हम थोड़े गुजराती वाले हैं ना, कोई भी चीजों का हम फोनिक्स कर लेते हैं, है ना। उसका बेसिक क्या होता है, एप्ले एप्पल हम क्या बोलते हैं, एप्ले, एप्ले, नटूरे, नेचर, है ना आप सोचो, हम कॉमर्स वाले जबरदस्त करेंगे ना, अब ये नेचर, नटूरे, है ना, फ्यूचर, फ्यूटूरे बराबर। तो फुटूरे, सॉरी फ्यूटूरे नहीं, फुटूरे, फ्यूचर। सो ऐसा हम बोलते हैं, बट ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जॉक, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट्स। कोई भी, अब देखो टाइटल क्या है बताओ, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड का मीनिंग होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के दो प्रकार है, समझ लो, एक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड का मीनिंग क्या है कि ये 6 जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो अगर प्रेजेंट है कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए बोल रहा हूँ ये 6 गुण है, ये 6 गुण जिसके अंदर है, छगन बोलते हैं हम 6 गुण जिसके अंदर है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। 6 में से एक भी प्रेजेंट नहीं है या ऑल 6 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, वॉइड। वॉइड का मीनिंग क्या, नॉन एनफोर्सेबल। ये 6 चीजें एक साथ हुई ना, तभी उसको कुछ लीगल एनफोर्सेबिलिटी लगेगी, बराबर। ये 6 में से एक का भी कुछ तकलीफ है तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी उसके अंदर नहीं लगेगी। बच्चों 1 मिनट है। अब ये 6 एलिमेंट जो है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये 6 चीजें वन बाय वन हम इसको देखेंगे। इस पे हर एक पे एक एक टॉपिक है, चैप्टर है, ऐसा समझ। ऑफर तो एक चैप्टर है उसका, एक्सेप्टेंस तो उसका एक चैप्टर है, कंसिडरेशन तो उसका चैप्टर है, कैपेसिटी तो उसका चैप्टर है, फ्री कंसेंट तो चैप्टर है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये चैप्टर है। अब हमको देखना है पहले तो, आज मैं अभी आपको जो बताता हूँ ना उसके बेस पे आपको पूरे नेक्स्ट, ऐसे समझ लो, लॉ के मेरे 6, 7 या 8 लेक्चर जो होंगे उसका बेसिक इधर है, बराबर है। तो ये सब मुद्दों को हम देखेंगे, और आइडियली आपको ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अंदर यही मुद्दों पे पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिपेंड है। तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या है वन बाय वन ये सभी चीजों को। तो सबसे पहला शब्द है ऑफर। कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, मीन्स उसके अंदर ये 6 चीजें हो, तो उसमें सबसे पहली क्या आती है, ऑफर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑफर के बिना चालू ही नहीं हो सकता। मेरे को बताओ, आपको सीए में करना है तो सबसे पहली चीज क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बिना शुरू होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बट यू विल बी सरप्राइज कि देयर आर मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच देयर इज नो ऑफर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट, अरे वो ये इसको बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। मूल तो नियम कैसा है कि ऑफर का मीनिंग कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने से पहले एक बंदा अपनी इच्छा व्यक्त करेगा सामने को
कि भाई मेरे को ये बेचने की इच्छा है या मेरे को ये खरीदने की इच्छा है, इसको ऑफर बोलेंगे। मेरे को खरीदना है तो सामने वाले को बोलूंगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग। मेरे को बेचना है तो मैं उनको बोलूंगा सामने वाले को कि आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग। ठीक है, तो ये खरीदना, बराबर, खरीदने की इच्छा होना, ये चीजें अलाउड है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऑफर बोलेंगे। आपको बताना है सामने वाली पार्टी को कि मेरी ये इच्छा है, या तो बाय करना है या तो सेल करना है। गुड्स की बात करें तो, अब सर्विस की बात करें तो आई वॉन्ट टू गेट द सर्विस और आई वॉन्ट टू प्रोवाइड द सर्विस। ठीक है, ये दोनों चीज हो सकती है। मैं सर्विस या तो बाय करना चाहता हूँ या सर्विस देना चाहता हूँ, बट जो भी है मेरी इच्छा सामने वाले को मैं भेजूंगा, इसको बोलेंगे ऑफर। मीन्स ऑफर के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हो सकता। ये 6 एसेंशियल एलिमेंट में, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मीनिंग होता है अपवाद। कुछ नियम तो है बट कुछ नियमों के अपवाद है। जैसे कि आपको टोल चार्जेस पे करने हैं इधर से अहमदाबाद जाना हो तो, बट आपको मालूम है उधर लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया है कि इतने इतने लोगों की अगर गाड़ी जा रही है तो उनको टोल चार्जेस नहीं देने। जैसे कि भारत का पीएम जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर, गुजरात का सीएम जा रहा है तो उनको नहीं लगेगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जा रहा है तो उनको नहीं लगेगा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जा रहा है तो नहीं लगेगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए जा रहा है तो नहीं लगेगा। अब कुछ मुद्दे उनके हैं जो इसमें है, बराबर, किसके अंदर, ये मूल नियम के अपोज में है कि सभी के लिए टोल कंपलसरी बट इन लोगों के लिए नहीं। समझ रहे हो? तो दैट इज व्हाट हियर दे आर प्रोवाइडिंग फॉर, कि भाई ऑफर सभी कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है, बट देर आर सर्टेन लीगल एक्सेप्शंस। लॉ की वजह से ही कुछ चीजों को उन्होंने अपवाद में डाला हुआ है। तो ये रहा ऑफर। दूसरा शब्द है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं? तो ऑफर भेज ली बट ऑफर जब तक स्वीकार ही नहीं गई तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो दैट इज वाई ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दैट इज एग्रीमेंट, हमने पढ़ा था। तो ये एक्सेप्टेंस चाहिए। अब एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकार करना, ऑफर को स्वीकार करना। मीन्स मैंने तो ऑफर भेजी बट आपने वो ऑफर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, स्वीकार करना है। और वो भी मैंने जैसे भेजी ना वैसी ही ऑफर को सिलेक्ट करना है। आप मेरी ऑफर को चेंज कर दो तो चलेगा? अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मेरी पढ़ाने की ये सो एंड सो फीस है, आप बोलो सर आपकी ऑफर एक्सेप्टेड बट फीस को आधा कर दो तो वो चलेगा? तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? उसका रीजन है कि मेरी फी को मेरी ऑफर जो है उसको आपने पूरी ऑफर के तौर पे लिया ही नहीं, अपने हिसाब से ऑफर में चेंज कर दी। तो आप अपने हिसाब से मेरी ऑफर में चेंज नहीं कर सकते। एंड अगर ऐसा कर रहे हो तो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग माई ऑफर, एक्चुअली यू आर गिविंग मी द काउंटर ऑफर। आप है ना मंगल बाजार में चले जाओ कोई चीज खरीदने के लिए, हमारे गुजराती लोग और वो भी बड़ौदा के लोग, उनको मंगल बाजार का अनुभव होता है। न्याय मंदिर के बाजू में एक बाजार है, मंगल बाजार बोलते हैं, वहां जाओ कुछ खरीदने। वो बंदा बोलेगा 500 रुपये, आप बोले नहीं लेना है, तो बोलेगा मैडम बोलो ना कितने में लेना है। आप बोलोगे 300 में देना है या 200 में देना है। अब वो 500 का ऑफर आपने जाके ही पूछा था, है ना, या फिर आप गए तो मैम देख लो ये 500 का है, अच्छा है। अब उसका ऑफर 500 का बेचने का, आपने क्या किया, काउंटर 200 में देना है। इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर किया ना। मेरी ऑफर 500 की थी बट आपने काउंटर किया। काउंटर मीन्स उसका अपोज करके कुछ नई ऑफर रख दी, उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। उसको ऑफर नहीं बोलते, काउंटर ऑफर बोलते हैं। ऑफर का मीनिंग जैसी हमने भेजी वैसी ही आपने स्वीकारी, उसको ऑफर बोलते हैं। तो देयर इज एन ऑफर, बराबर, ऑफर होनी चाहिए, वही ऑफर को स्वीकार करना है। जैसी ही ऑफर आई वैसी ही ऑफर का स्वीकार करना है, नहीं कि उसको तोड़ मरोड़ के सिलेक्ट करना है। ठीक है, अपने हिसाब से चेंज करके स्वीकार करना ऐसा नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन स्वीकार करना, बट जैसी है वो ऑफर वैसे ही फॉर्मेट में उसको स्वीकार करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना मीन्स जिस फॉर्म में ऑफर दी गई है उसी फॉर्मेट के अंदर उसी को एज इट इज स्वीकारना, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तीसरा है कंसिडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसिडरेशन ना हो तो कोई लॉ बनाने का मीनिंग ही नहीं है। अब मैं आपको ऑफर करूं, अब मेरी ऑफर स्वीकार हो ना स्वीकार हो, बराबर, वो आप पर है, बट स्वीकारने के बाद अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से मेरे को जब नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान की जवाबदारी आपकी होनी चाहिए और उसी के लिए लॉ बनना चाहिए, बराबर। तो ये पूरा लॉ इसीलिए बना है
क्यों? क्योंकि एक आदमी को मॉनेटरी नुकसान होना पॉसिबल है अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं करेगा तो। बट जब मनी ही इन्वॉल्व ना हो तो बताओ, मनी ही इन्वॉल्व ना हो तो फिर कोई मॉनेटरी नुकसान है? नहीं है, तो फिर लॉ बनाने का पर्पज ही नहीं रहता है। सो दैट इज वाई कंसिडरेशन इज मस्ट रिक्वायरमेंट। बट मैं बताऊं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, और कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और तो भी वैलिड रहता है। अच्छा ऐसा? तो यस, दे आर द एक्सेप्शंस ऑफ द कंसिडरेशन। उदाहरण देते हैं, आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को विल के थ्रू कुछ संपत्ति दी। अब क्या है, आपके ग्रैंडफादर ने कोई जमीन दे दी आपके फादर को, या फिर एक मकान दे दिया, एक दुकान दे दी, कुछ जवेरात दे दिया, कुछ कैश दे दी, बैंक में से कुछ पैसे दे दिए। अब ये सभी आपके फादर को मिले, आपके फादर ने उनको क्या दिया है? कुछ नहीं। बट एक बंदे ने ये सभी चीजों का ऑनरशिप आपको दे दिया है। अब ये क्या हुआ, एक बंदे ने कुछ कंसिडरेशन दिया है बट दूसरे बंदे ने कुछ नहीं दिया है, फिर भी ये अलाउड है? यस। आप वसीयत थ्रू किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी कर सकते हो, गिफ्ट थ्रू आप किसी को कुछ चीजें दे सकते हो। आपको मालूम है इंडिया में बेगर्स का बहुत बड़ा कारोबार है। बेगर्स का मीनिंग बेघर नहीं है, बेगर्स का मीनिंग मांग के जो अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं वो लोग। शुद्ध गुजराती में भिखारी बोलते हैं उसको। बट आइडियली देखो, हर एक बंदा भिखारी है। अगर मैं प्रूव करना चाहूँ ना तो मैं बता सकता हूँ, जो मांगता है वो भिखारी है, खत्म। बट सर मैं मांगता हूँ पर कुछ देने का भी मेरा प्रॉमिस है, तो एग्रीमेंट बोल देंगे। मेरे को ये चाहिए, आई डिमांडेड इट, बट आई एम रेडी टू पे फॉर इट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेलकम अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। बट मेरे को चाहिए और मेरे को कुछ देना नहीं है, तो ये चाहिए और देने का नहीं है ना, वही सबसे डेंजर चीज है ना, फ्री में लेने का। है ना, मेरे हिसाब से ये फ्री वाला कंसेप्ट है ना सबसे डेंजर कंसेप्ट है। सो दैट इज वाई मैं प्रिंसिपली ये अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, प्रिंसिपली। रीजन क्या, फ्री फ्री की बात कर रहा है। कोई भी जगह में गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आपको फ्री में कुछ दे रहे हैं ना, मैं उसका ऑपोजिट सोचने वाला बंदा हूँ। क्योंकि फ्री देने या लेने से आपकी मानसिकता है ना चेंज हो जाती है। क्योंकि कोई फ्री दे रहा है ना, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं? अब सपोज आपको कोई अनाज दे रहा है, खाने पीने का टेंशन नहीं है, तो फिर आप क्यों मेहनत करेंगे? आपका कर्तृत्व या फिर कुछ काम करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी इफ समथिंग इज गिवन टू यू एज ए फ्री कंसेप्ट। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा बोला है कि कर्म करो, काम करो, और काम करने के बाद वो फल जो है वो आप भोगने का या फिर उसको उसका जो फल लेने का आप अधिकारी बनोगे। फिर लेना नहीं लेना आप करें, बट काम करे बिना आप फल मांगोगे कैसे मिलेगा? आप एग्जाम दिए बिना पास होने की बात कर रहे हो, नौकरी में जाए बिना पगार मांगने की बात कर रहे हो, धंधा करे बिना प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है? बट ये कर रहे हैं, देखो पॉलिटिशियन हमको वो लेवल पे ले जा रहे हैं। ये आएगा ना तो हमको ये फ्री में देगा, ये फ्री में देगा, ये फ्री में, तो बुला दो उसको। उसका मीनिंग क्या, तेरा कर्तृत्व खत्म कर रहा है। यार लाइफ में कभी भी फ्री वाली लाइन में खड़ा नहीं रहने। इतना एटीट्यूड हमारा होना चाहिए ना कि फ्री में तो फादर से भी नहीं लूंगा। मैं बताऊं, ये सब चीजों में मैंने तो मेरी लाइफ में फॉलो किया है। लाइफ में बिजनेस करना चालू किया ना, तब से मैंने फादर से कुछ मांगा नहीं है, एंड फादर से कुछ लेने की अपेक्षा भी नहीं रखी। रादर, जब से मैं थोड़ा कमाने लगा हूं ना, पूरे घर का जवाबदारी मैंने ले लिया है, क्योंकि मेरे फादर ने सालों तक लिया है, कितने तक लेंगे? ये आपका कर्तृत्व जब होगा ना तब बोलोगे। बट है ना, कुछ लोग हमारे मेरे मेरी एज के भी ऐसे हैं, बहुत सारे लड़के हमारे गांव के, उनके फादर के पास जमीनें थी, उनको बेच के अभी रेडी है वो, इतना भी मेहनत नहीं करते, खेती भी नहीं करते। खेड़ूत के लड़के खेती नहीं करते, सुबह शराब पीने का, व्यसन करने का, शाम को सो जाने का, ऐसी लाइफ है। कुछ करना ही नहीं, माय कांगले हो गए एकदम पतले से, एक जोर से छाती में लगाए ना तभी मर जाए ऐसा लगे। मेरा जितना पंजा है ना उतनी उसकी चेस्ट है। मेरे साथ एक बंदा पढ़ रहा था, राजपूत का लड़का है, एक जो ऐसा लगाओ ना तो 40-45 किलो का वजन होगा उसका। ये एक जोर से ऐसा लगाओ ना, WWF जैसा पंजा, हमारा खल्ली जैसा हाथ ऐसा एक लगा देना, तो वहां से
खत्म हो जाए ऐसा लगे। तो यार राजपूत में शान है भारत की। राजपूत किसको बोलते हैं, क्षत्रिय किसको बोलते हैं मालूम है? क्षत्रिय है आप में से कोई है क्षत्रिय? राजपूत बापू ऐसा कोई है? बाकी क्षत्रिय का मीनिंग होता है क्षति को हटाने वाला। शतात्रायते थे क्षत्रिय, ऐसा मीनिंग, क्षति को जो दूर करे। और अभी क्या है, क्षति लाने वाले हो गए हैं। उसके बाप को उसकी चिंता रहती है मेरा लड़का क्या करेगा, उसके लड़के का ध्यान कैसे रखेगा। तो आपको मैं बताऊं, जिस दिन आपके फादर आपकी टेंशन से मुक्त हो गए ना, है ना, वो ही सबसे बेस्ट टाइम है। आपके फादर को आपने कुछ दिया, यहाँ से चालू हुआ। फादर को आपका मेंटल या इकोनॉमिक टेंशन ना हो, वो लेवल के आप बन जाओ ना, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट टू योर फादर। और इसीलिए पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ाई पे फोकस इसलिए कराना चाहते हैं कि पढ़ाई से क्या होगा, वो इंडिपेंडेंस आपको मिल जाएगा। एक कमा लोगे ना, मैं 26 की एज तक पढ़ा हूँ बोलो, तब तक कमाया नहीं हूँ। बट उसके बाद फादर को बोला है, मैं 6 महीने पापा लगेंगे मेरे को, या मैक्सिमम 1 साल, उसके बाद आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, रादर मैं करूंगा आपके लिए। तो तब तक उतना पढ़ लिया था और उतना कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर दिया था मेरे अंदर मैंने, तो मेरे को इतना भी डाउट नहीं था कि मेरा करियर कैसा रहेगा। परफेक्ट ही रहेगा, जोरदार ही रहेगा। इतना पढ़ाया है, इतना कॉन्फिडेंस है, अब तो परफॉर्म करना है बस। और परफॉर्मेंस से हमको डर नहीं लगता है, मेहनत से हमको डर नहीं लगता है। हमने मेहनत करने वाले के लड़के हैं भाई, खेड़ूत के लड़के। मेहनत से थोड़ा थकेगा खेड़ूत। कभी ऐसा बोलता है कि नहीं यार आज बहुत गर्मी है काम नहीं करूंगा, आज बहुत बारिश है चलो नहीं जाऊंगा खेत में, आज बहुत ठंडी है नहीं करूंगा। कोई भी सीजन में जब उनको करना है वो करते हैं, है ना। और ऐसे जब लोग काम करते हैं ना, तभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है, बस काम करना है अपना, बराबर। तो देखो, कंसिडरेशन, उसके एक्सेप्शंस मैंने बताया, गिफ्ट वगैरह या फ्री में विल में आपको कुछ दे दे वो। चलो कैपेसिटी, वो कैपेसिटी के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी बंदा कॉम्पिटेंट कब कहा जाता है, जब उसके अंदर ये 3 चीजें ना हो। मीन्स एक तो वो माइनर ना हो, मीन्स मेजर हो, 18 से ऊपर का हो। नंबर 2, वो पागल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो। और तीसरा क्या, लॉ के द्वारा उसको क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना बोला ना गया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, वो काम नहीं कर सकता। बट जो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड बाय लॉ, वो काम कर सकता है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट, नंबर 1, इफ ही इज नॉट of the age of minority. Number 2, he is not he is not a person of unsound mind. Unsound mind का मीनिंग होता है पागल बंदा। एंड तीसरा, he should not be disqualified by the law। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई? यस। तो ये था कैपेसिटी। अब है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, कंसेंट का मीनिंग होता है परमिशन, सम्मति। मैंने आपको ऑफर दी कि मैं पढ़ाऊंगा, बट आपने वो ऑफर के सामने अपना स्वीकार दिया, स्वीकृति दी, जिसको हम कंसेंट बोलते हैं। अब ये जो कंसेंट होता है ना बच्चों, वो कंसेंट कैसा होना चाहिए मालूम है? फ्री कंसेंट होना चाहिए ना। व्हाट डू मीन बाय फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मीनिंग, ये 5 में से एक भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब आप स्वीकार कर रहे हो ना मेरी ऑफर को। तो ये 5 में से कोई भी एक रीजन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप ऑफर स्वीकार रहे हो। 5 में से एक की भी प्रेजेंस नहीं चाहिए, पांचों तो नहीं ही चाहिए, बट एक की भी प्रेजेंस नहीं चाहिए। इसमें से एक भी प्रेजेंस हो ना, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सपोज मैंने किसी को ऑफर दिया, बट बाय मिस्टेक आप आए इधर, मैंने बोला हाँ मैं पढ़ा लूंगा, बट अब आपने बोला था सीएमए फाउंडेशन इंडिया का, मैं समझ गया, मैं समझा यूएस वाला, और मैंने बोला हाँ पढ़ा लूंगा। ये तो मिस्टेक हो गया ना, ऑफर समझने में ही गलती होगी, बाय मिस्टेक। अब मेरे को बताओ, ये ऑफर चलेगा आगे, आगे कॉन्ट्रैक्ट चलेगा? आप ये बोल रहे थे कि यूएस वाला, सॉरी इंडिया वाला, मैं समझ रहा था यूएस वाला, तो ये तो मिस्टेक होगी। मिस्टेक का मीनिंग क्या होता है? कोई फैक्ट के बारे में इग्नोरेंस हो ना, तो उसको मिस्टेक बोलते हैं, भूल। और मिस्टेक के भी 2 प्रकार है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हकीकत ही आपको नहीं मालूम थी और आपने कुछ लेने की बात बताई। कभी कभी होता है ना, कोई चीज का आप दाम पूछते हो, तो वो जो बोलता है आप इतने सस्ते में, चलो ले लेते 4-5, फिर बाहर काउंटर पे जाते ना, तो उसकी कीमत तो 5-5 गनी होती है। तो बोला सर इतना कम लिखा है, नहीं वो बाजू वाले का टैग इधर आ गया था। ऐसा बहुत बार होता है, ये 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, और वो वाला टैग इधर लगाया है। बट अब वो बाय मिस्टेक यहाँ आ गया था, वहां काउंटर पे गए तो वहां 10% ही डिस्काउंट है। तो फिर ये चीज, ये लोचा है। तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलते हैं। तो आपने जो सम्मति दी वो बाय मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब एक
मूवी देखा होगा अगर आपने, अब देखिएगा, मैं मूवी से आपको पढ़ाता हूँ। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मूवी देखा है? ऋतिक रोशन है, अभय देओल है, फरहान अख्तर है, फिर वो कैटरीना कैफ है, एंड कल्कि कोचियन वो है। और उसमें क्या होता है कि कल्कि कोचियन एंड अभय देओल दे आर फैमिली फ्रेंड्स, एंड दे आर फ्रेंड्स। उसके माँ बाप भी फ्रेंड्स थे और वो लोग भी फ्रेंड्स थे कॉलेज में। अब उसकी माँ की बर्थडे या एनिवर्सरी थी, और अभय देओल ने अपनी माँ के लिए अंगूठी लाया था। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड थी वो कल्कि, तो उसको बताया कि देखिए अंगूठी मैं मम्मी के लिए लाया हूँ, कैसी है, ऐसा बोलने वाला था। बट उसने जैसे अंगूठी निकाली और उसको दिखाई ना, तो लड़की ऐसे समझी कि मेरे को प्रपोजल किया। ओ माय गॉड, यू प्रपोज, यू प्रपोज, ऐसा बोले। अब वो समझ में नहीं आ रहा है उसको कि इसको क्या बताओ कि मैं तेरे लिए नहीं ला रहा हूँ, मम्मी के लिए ला रहा हूँ। अब उसने अपनी बहन को बोल दिया, बाजू में थी, ओ माय गॉड, ही प्रपोज मी। अब वो लड़की ने अपने पापा को बोल दिया, वो पापा ने उसके फ्रेंड को बोला, तेरे लड़के ने मेरी लड़की को पूछा है, चलो अब से हम संधि बन गए। खत्म। अबे तेरे को इच्छा भी नहीं थी और तेरा नक्की हो गया। अब ये क्या है? ये मिस्टेक है भाई, है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लड़की को ऐसा मालूम होता कि ये रिंग वो अपनी मम्मी के लिए लाए। और मजे की बात क्या होती है मतलब, ये सब हो गया ना, उसके बाद वो बाहर बताता है कि यार ये तो मेरी मम्मी के लिए लाया था। और वो लड़की इतनी गुस्से होती है, तो तुम मेरे को सच में पसंद नहीं करते हो क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब बातें हो गई तो चलो कर लेते हैं, बातें हो गई चलो कर लेते हैं। अब ऐसा करके डिसाइड हो, और मूवी के एंड में ना शादी टूट गई। है ना, जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा भाई, तो भूल करके फिर उसी को घसीटता रहे पूरी जिंदगी, वो भूल को, वो नहीं चलेगा। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी वही था। तो मिस्टेक से दी गई परमिशन या कंसेंट, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट, समझ में आ गया? दूसरा है मिसरिप्रेजेंटेशन। अब मिसरिप्रेजेंटेशन होता क्या है? दिखाते हैं ये और देते हैं वो, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन, और वो भी इच्छा से नहीं। मीन्स आपसे फ्रॉड करने का इरादा नहीं है, बट कुछ गलत दिखा देते हैं। मैं बता रहा हूँ कि सपोज एक दुकान में गए आप, सपोज कपड़े की या साड़ी लेने गए, चलो मम्मी के साथ आपकी दुकान, साड़ी की दुकान में, और वहां आपने कोई साड़ी की कीमत पूछी, उन्होंने बोला 4,000 है। वो तो बहुत अच्छा लगा, ये 7-8 हजार का मटेरियल है, 4,000 में चले, चलो ले लेते हैं। लेके तुरंत उठ के आप काउंटर पे गए, वो काउंटर वाले आदमी ने बोला सर मैम 7,000 है। तो बोला आपका आदमी 4,000 बोल रहा है, आप 7,000 बोल रहे हो, ऐसा थोड़ा। तो काउंटर वाला बोलेगा साहब मैम सेठ मैं हूँ, मेरे को आइडिया है कि ये कितने का है, 4,000 सपोज उसने बोला है, तो शायद उसको आइडिया नहीं होगा। अब वो बंदे ने जो दिखाया आपको, आइटम थी 7,000 की, बट बोला क्या 4,000, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। गलत रिप्रेजेंट करना, दिखाना बट गलत तरीके से दिखाना। और उसमें भी आपका पर्पस नहीं है गलत दिखाने का। उनके एम्प्लॉय का पर्पस नहीं था कि सेठ को नुकसान करे, 7,000 की आइटम 4,000 में बेच के सेठ को 3,000 का नुकसान करे, ऐसा इरादा नहीं था। बट उसके पास प्राइस टैग कुछ शायद गलत आया होगा, और वो नया नया होगा, उसको नहीं मालूम होगा, और उसने अपने हिसाब से बोल दिया होगा। सो दैट माइट बी द रीजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने किसी की कंसेंट ले ली, किसी को दिखाया और प्राइस भी बोल दिया, उसने हाँ भी बोला, तो फिर लेटर ऑन मालूम पड़ा कि भाई ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। सिमिलरली फ्रॉड। अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है? इरादा पूर्वक, इच्छा से अगर आप ऐसा करते, अगर वो नौकर 7,000 की आइटम 4,000 में दिखा देता, सेठ को नुकसान करता, क्यों कल मेरे को छुट्टी नहीं मिली, तो चलो 3,000 का नुकसान करा था। तो अब ये क्या बोलेंगे इसको हम? अब जानबूझ के किया तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड का मीनिंग क्या है? इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन, इरादा पूर्वक आप गलत चीज दिखा रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, चीटिंग करना, किसी को डिसीव करना, चीट करना किसी से, है ना, दगा देना, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉड। तो अगर किसी की कंसेंट आपने बाय फ्रॉड ली हो, तो वो भी क्या है? इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। अब हे बेबी करके एक मूवी था, सुना है? हे बेबी। उसमें फरदीन खान था, अक्षय कुमार था, विद्या बालन थी। वो मूवी में क्या होता है, अक्षय कुमार बड़ा चालू आदमी दिखाते हैं मूवी में, और उसने क्या विद्या बालन को पटा दिया, और फिर बोला शादी करूंगा वगैरह वगैरह, फिर उससे सेक्स कर लिया, और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, अब उसको बेबी हुआ। तो वो बोल रहा है कि मैं नहीं शादी करूंगा, और वो निकल गया। अब ये क्या हुआ? आपने किसी को प्रॉमिस किया कि भाई शादी करेंगे, और उसके बाद वो यू मेड अ फिजिकल रिलेशनशिप, एंड देन व्हेन किड्स गोइंग टू कम यू से नो,
ये तो फ्रॉड है, इसी को फ्रॉड बोलते हैं ना। अब मेरे को बताओ इंडस्ट्री में कौन फ्रॉड नहीं है? आप जिसको भी कितना भी महानायक बोल दो या फिर ये हुआ है, इंडिया का सबसे अच्छा स्टार है, अरे सभी ने अपनी लाइफ में बहुत फ्रॉड किए। न्यूज़पेपर में आया, हमने उसी में से पढ़ा है। और कोई झुटला भी नहीं सकता वो मैटर को, ऐसी है। अब वो लोगों को हम अपना रोल मॉडल बनाएंगे, है ना। एक आदमी, एक एक्टर डायलॉग मार रहा है, एक बार अपने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता। अपनी लाइफ में कितनी कमिटमेंट की उसने, किसकी सुनी? पांच पांच सात सात लफड़े किए, किसी से कमिटेड नहीं रहा। वो बंदा बोलता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट की, अपने आप की भी नहीं सुनता। वो बंदा सच में ऐसा ही है, कमिटमेंट करके अपने आप की नहीं सुनता है, फिर दूसरे को कमिट कर लेता है। बट हम डायलॉग को उल्टा समझते हैं। आप समझो, वो बोल तो सही रहा है, एक बार अपने मैंने कमिटमेंट की तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, मीन्स वो कमिटमेंट के तब मैं अपने आप की नहीं सुनूंगा, फिर उसके बाद किसी दूसरे को कमिट कर रहे हो तो अपनी आपकी सुनूंगा। ये गलत है, ये लोगों को हम रोल मॉडल नहीं मान सकते, मैं बता रहा हूँ। रोल मॉडल तो आपको मानना हो तो वो हमारे बहुत सारे, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने एक एक चीजों के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, एक एक चीज के लिए। और वो लोगों को सच में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। भीष्म पितामह, अपने फादर को दिया हुआ प्रॉमिस। अब उनकी मदर चली गई थी और उनके फादर नाराज रहते थे, ये बड़े हो गए थे, तो मैं मेरे फादर का दर्द क्यों ना दूर करूं, उसकी वजह से पूछा तो किसी मंत्री ने बताया कि भाई उनको तो एक लड़की पसंद है, शादी करनी है। वो उनका फादर का मांगा लेके गए उनके पास कि भाई मेरे फादर से शादी करो। तो वो जो लड़की का फादर था उसने बोला, देखो मेरी लड़की आपके फादर से शादी करेगी बट आप उनके बड़े बच्चे हो। अब मेरी लड़की का जो लड़का आएगा उसको तो राज्य मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप बड़े हो। तो बोलता है मैं राज्य नहीं लूंगा। पहली प्रतिज्ञा, कमिटमेंट, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। 186 साल तक जिए थे तब तक ये कमिटमेंट बरकरार था। दूसरा, है ना, उसके फादर ने बोला ठीक है चलो आप तो अच्छे हो, आपने कमिटमेंट कर दिया कि भाई आप राज्य नहीं लोगे, बट आपके बच्चों का क्या? आपने शादी की, आपके बच्चों में उनका तो हक है, वो मांगेंगे तब क्या करोगे? बोला ऐसा है तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। आप सोचो तो सही, फादर को खुश करने के लिए बच्चा पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। एंड एक प्रॉमिस तो और दे दिया कि जब तक जिंदा हूं ना, ये गादी पे आपकी ही लड़की के बच्चे राज करेंगे और उनका मैं प्रोटेक्टर रहूंगा। क्या कमिटमेंट है, क्या कमिटमेंट है, अपने फादर के प्रति प्यार इसको बोलते हैं भाई। हैप्पी फादर्स डे कैन स्पीक ओनली भीष्म पितामह, ओनली दैट पर्सन कैन डू दिस। बाकी क्या करते हो आप अपने फादर के लिए? एक चीज आपकी पसंद की नहीं लाए तो फादर के प्रति तो आप गुस्सा हो जाते हो, मनोमन बोल देते हो आप भी बुढ़े होंगे देख लूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप समझो कितनी कुर्बानी होती है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो एंगल आपका बना ही नहीं। फादर का जो दर्द है ना, फादर होके ही मालूम पड़ता है। मदर का दर्द मदर होके ही मालूम पड़ता है, तब तक नहीं मालूम पड़ता है। फीलिंग्स होती है बट एग्जैक्ट समझने के लिए वो स्थिति पे पहुंचना है। इसलिए नहीं बोलते कि शादी के बाद जब बच्चे बच्चे हो जाए ना उसके बाद आपका फैमिली कंप्लीट होता है। एक आदमी भी तभी कंप्लीट होता है जब वो ये सभी परिस्थिति में से पसार हो। अब आप तो वो आदमी जो 50, कौन सा, अभी तो उनका कौन सा 57 साल का एक आदमी है जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, एक बार अपनी कमिटमेंट कर दी, किसी और का नहीं सुनता वो, लाइफ में शादी नहीं की। अब उसको मालूम क्या कि कैसे घर चलता है? हाँ चलता है, अपना घर चलाता है माँ बाप का, बट व्हाट अबाउट वाइफ एंड व्हाट अबाउट किड्स? उसको आइडिया है कभी? नहीं। वो बंदा क्या करेगा ना, कुछ भी कर ले। ये चीजों को जब तक समझ नहीं लोगे आप तब तक आप, है ना, दुनिया देखी हो वो आप बोल ही नहीं सकते। समझ लो, तो आप समझ लो ये फ्री कंसेंट में फ्रॉड है। फ्रॉड, फ्रॉड का मीनिंग क्या? किसी का कंसेंट आपने लिया बट उससे दगा करके, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। फिर आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी पे आप मेंटल डोमिनेंस करते हो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फादर मदर अपने बच्चों पे मेंटल डोमिनेंस करते हैं। वो बोलते हैं तेरे को ये करना है, ये करना है, तेरे को ये खाना है, आज तेरे को इतने बजे आ जाना है। मेंटल डोमिनेंस है सच में बताओ तो, बट आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके अच्छे के लिए, बराबर। तो ये इन्फ्लुएंस है। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में सब आप बिजनेस के एंगल से सोचो। सपोज मैं बॉस हूँ, आप मेरे वहां जॉब करते हो, आपके फादर खेडू थे,
उनके वहां कुछ क्रॉप हुआ, 10,000 की आइटम में बोलो मेरे को 6,000 में दे दे, अदरवाइज जॉब में से निकाल दूंगा। तो एक बार तो 10,000 की आइटम दे दी, ले ली मैंने, और 6,000 दिए, मैं बाकी के 4,000 नहीं दे रहा हूँ, आप मांग रहे हो। मैं बोलो देख तेरे को जॉब में रहना है, अगर रहना है ना तो मत मांग, अगर नहीं रहना है तो मांग, मैं तेरे को 4,000 दूंगा बट जॉब में से निकाल दूंगा। अब वो बंदा क्या सोचेगा, अभी अभी तो नई नई जॉब लगी है, रहने दो चलो। अब ये 10,000 की आइटम उसने 6,000 में लॉस करके बेची, ये क्यों? बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू का मीनिंग है गलत तरीके से, इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है असर करना। अगर आप गलत तरीके से किसी पे असर करते हो और उसकी कंसेंट लेते हो तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। और वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो? जब आप डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हो तब। डोमिनेटिंग का मीनिंग होता है किसी पर आप इन्फ्लुएंस कर लो वो स्थिति में। उसमें आपके गुरु आ सकते हैं, माँ बाप आ सकते हैं, आपके बॉस आ सकते हैं। माँ बाप आपका बुरा नहीं सोचेंगे, एंड अच्छे गुरु है वो कभी बुरा नहीं सोचेंगे। बाकी जो धूर्त है वो तो आपका कैसे एक्सप्लॉइटेशन करना है वही सोचेंगे। ठीक है, बाकी समझ लो, ये जो लोग हैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना, समाज के बड़े लोग, पॉलिटिशियन, पैसे वाले, ये फिल्म स्टार्स, ये सबका इन्फ्लुएंस होता है ना। आपको कितना रखना है वो सोचना है। मैं बताऊं लाइफ में, ये मेरा एक वर्डिंग है, मैं आपको बोलता हूँ, और ये पूरी लाइफ में मेरे आप चेक करना, आगे की फ्यूचर लाइफ में। मैं अभी से बोल रहा हूँ, किसी का सिग्नेचर लेने के लिए मैं नहीं दौड़ने वाला, और वो भी बॉलीवुड स्टार। सिग्नेचर के लिए तो लाइफ में कभी नहीं। हाँ, कोई बॉलीवुड स्टार्स के साथ पार्टनरशिप करूंगा बिजनेस के एंगल से, अगर वो फिट हो रही है तो कर लूंगा। मेरे को लगा मेरे लिए मार्केटिंग का ही अच्छा आदमी है बिठा देते इसको, तो वो करूंगा, वो बनिए का दिमाग लगाऊंगा। बट उससे इन्फ्लुएंस होके नहीं, ऐसा मान के कि ये मेरे बिजनेस में एक एज ए मार्केटिंग टूल, नथिंग मोर देन दैट। मैं इन लोगों को क्या, जो पैसों के लिए कपड़े निकाल सकते हैं उन लोगों को क्या रिस्पेक्ट देने का? कुछ नहीं। ठीक है, बिजनेस में वैसे इन लोगों को बिजनेस में भी नहीं जाना चाहिए, सच में बताऊं, बट बहुत जगह कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस होता है। सो दैट इज वाई क्या है, कभी कभी हमारा व्यक्तिगत निर्णय हो, बट आप ग्रुप में हो तो आपका निर्णय ग्रुप के हिसाब से होता है। और ग्रुप में प्रायोरिटी किसकी आती है? तो भाई मॉनेटरी एंगल से इकट्ठा हुए तो मॉनेटरी एंगल वुड बी द प्रायोरिटी, और उसके लिए अगर ये फिट बैठ रहा है तो बैठो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रियल एंगल में आप है ना, लाइफ में कभी भी ये लोगों के ऑटोग्राफ के लिए मत जाना। लेना है ना तो कोई मिलिट्री वालों के ऑटोग्राफ लेना, जो शहीद परिवार है ना उसकी माँ के या उसके लड़के के ऑटोग्राफ लेना। आपके वहां जो काम कर रहे हैं ना मजदूर लोग, उनके ऑटोग्राफ लेना, है ना, वो याद रखेंगे। मैंने इधर आया ना ये प्रीमाइसेस में, मैंने क्या किया, यहाँ दो लोग काम करते पेंटर में। एक बहन है बेचारी को लिखना नहीं आता है, चाय बनाती है हमारे लिए। मैंने मेरी डायरी में श्री गणेश उसके हाथ से करवाया, हाँ, साथी है उसके हाथ से करवाया। तेरे को ओम आता है ओम लिख, साथी आता है तो साथिया लिख। है ना, मैं इन लोगों को रिस्पेक्ट देता हूँ, ये काम करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बंदा है जिसको नहीं आता है काम, टॉयलेट क्लीन करता है हमारे वहां, झाड़ू पोछा लगाता है, उससे मैंने आज मेरे भगवान की पूजा करवाई। क्या तू कर भाई, तेरा पहला हक है। मेरे ऑफिस के अंदर मंदिर आता है तो उसका सबसे पहला क्लीनिंग तू कर रहा है, तो तेरे को हक होना चाहिए। और ये आप रखना अपने माइंड में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने किया तो आपको मैं अच्छा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको रूल करना हो ना, और आप अंदर से अच्छे नहीं होना तो नहीं कर सकते। आप अंदर से अच्छे हो ना तो आप जहाँ बैठते हो वहां राजा, बाहुबली में देखा था ना, वो जहाँ बैठता था वहां लोग उसके आजू बाजू आ जाते थे, और वो बल्लाल देव उसको राज्य लेना पड़ा, है ना, वो भी फ्रॉड करके, आप समझ रहे हो। तो आप क्या हो, बल्लाल देव हो, बाहुबली हो, देख लो। है ना, क्वालिटीज है ना, वो शाइन करेगी ही करेगी, याद रखना, टाइम आएगा, जरूरी नहीं कि तुरंत करेगी, बट करेगी, क्वालिटीज लानी पड़ेगी। चलो, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस देख लिया। लास्ट वर्ड है कोअर्सन। ये नया वर्ड है, ये सभी के बारे में एक टॉपिक है ना, मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। कोअर्सन क्या होता है? कोअर्सन का मीनिंग होता है फिजिकल फोर्स। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? मेंटल फोर्स था। ये कोअर्सन क्या है? फिजिकल फोर्स है। वो क्या मीनिंग है उसका? कोअर्सन का मीनिंग, फिजिकल फोर्स का मीनिंग क्या है? सपोज एक उदाहरण देता हूँ, याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा। खल्ली को देखा है? खल्ली WWF का प्लेयर, 7 फुट 8 इंच, है ना, 150 पौने 200 किलो का वजन। अब वो खल्ली इधर आ जाए, अब कितना लगे, मैं, मेरे से 2 फुट ऊंचा है, मैं 5 8, वो 7 8 अब वो खल्ली जो है,
सपोज, और दूसरा एक बंदा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, राजपाल यादव, वो 5 फुटिया है, कॉमेडियन, याद होगा। मैं एक जस्ट उदाहरण बनाया, हर एक बैच में दे रहा हूँ, जिससे क्या वो किसी को भी कोरिलेट करा ना तो ये उदाहरण से याद आ जाएगा। अब सपोज ऐसा, सपोज मैं राजपाल यादव, मेरी दुकान है और मेरे गांव में ये खली रहता है। खली पहलवान है, मालूम है, दिख भी रहा है। अब खली एक बार मेरी दुकान पे आता है और बोलता है, भाई मेरे को कुछ ये राशन दे दे, तेरी भाभी ने मंगवाया, मीन्स खली की वाइफ ने मंगवाया। ओके खली भाई, दे देता हूँ। उसने जो जो बोला वो दिया। अमाउंट हो रहा था 2,000। खली बोल रहा है, ले 500 रुपये। बोला बाकी का 1,500। 1,500 किसके? 500 तो दे रहा हूँ ना। मैं बोला आइटम 2,000 की है, 500 ही मिलेगा, मैं नहीं दूंगा। ऐसा पकड़ के अंदर राजपाल यादव को फैट पकड़ के अंदर, मेरे से मांग रहा है 1,500 रुपये। राजपाल यादव बोलता है, खली भाई आपसे मस्ती भी नहीं कर सकता क्या? अब वो क्या, वो सोच, वो 5 फुटिया है, वो 8 फुटिया से क्या करेगा अल्टीमेटली? 60-80 किलो का बंदा वो 180 किलो के बंदे के सामने क्या करेगा? ठीक है। तो फिर वो क्या, अब देखो ये 1,500 रुपए का लॉस करके उसने अपनी जान बचाई। कंसेंट तो दे दिया, हाँ भाई ले जाओ 2,000 का सामान, बट ये फिजिकल फोर्स था। एक मूवी बना था अपहरण, अजय देवगन, नाना पाटेकर वगैरह का ये मूवी था। और उसमें नाना पाटेकर का यही बिजनेस था, अपहरण करने का, किडनैपिंग। शक्तिशाली लोग हैं, जो कम शक्ति वाले लोग हैं उनको डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, और उनसे करवाएंगे। ये क्या है? अनड्यू, ये कोवर्सन है। बट जो डोमिनेंट पोजीशन वाला है, शारीरिक धमकी नहीं दे रहा है, बट मानसिक धमकी लेके करा रहा है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपके गुरु का आपका आप पर इन्फ्लुएंस, आपके बॉस का आप पर इन्फ्लुएंस, ये सब अनड्यू इन्फ्लुएंस है। वो मारेगा नहीं बट इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है। तो ये फर्क है। अब ये 5 कहीं भी कोई भी कंसेंट के अंदर मौजूद हो तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाते। मीन्स मिस्टेक से दी हुई कंसेंट नॉट ए फ्री कंसेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन से दी हुई कंसेंट नॉट ए फ्री कंसेंट, फ्रॉड से दी हुई कंसेंट नॉट ए फ्री कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस से दी गई कंसेंट नॉट ए फ्री कंसेंट, कोवर्जन से दी गई कंसेंट नॉट ए फ्री कंसेंट। ठीक है। एंड लास्ट मुद्दा है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। अब मैं आपको गुड्स बेचना चाहता हूँ, अनाज, गेहूं या कुछ भी, या फिर कुछ चीजें, मोबाइल, पर्स वगैरह, पेन, कुछ भी, जिसका व्यापार करना अलाउड है। हमारी गवर्नमेंट ने उसके सेल के लिए ना नहीं बोला है, उसको प्रोहिबिट नहीं किया है। बराबर। तो वो आप कर सकते हो। बराबर। तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लीगल। बट आपका ऑब्जेक्ट ही लीगल हो। मैं आपको दे रहा हूँ, ले ले 10 लाख रुपए, तू क्या कर, इसका खून कर, इसको उड़ा दे। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसा हो गया? विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, लीगल ऑब्जेक्टिव है। नो। क्यों? क्योंकि एक भारत में एक है इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, और उसके अंदर अलग अलग जो शारीरिक गुनाह है उसकी सजा है। ठीक है। आपको मालूम है 2 प्रकार के लॉ होते हैं, सिविल क्राइम एंड क्रिमिनल क्राइम, दीवानी गुनाह और फौजदारी गुनाह। सिविल क्राइम्स में क्या होता है, आपको मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है मालूम? मैक्सिमम सजा आपको जेल हो सकती है, या फिर फाइन, दैट इज मॉनेटरी, क्या बोलते हैं, दंड, आर्थिक दंड, 50,000 की पेनल्टी, 10,000 की पेनल्टी, ऐसे। ये सिविल क्राइम्स है। क्रिमिनल क्राइम्स क्या होते हैं? फौजदारी गुनाह, उसमें आपने किसी को मारा, किसी को धमकी दिया, किडनैपिंग किया, खून किया, रेप किया, शारीरिक रूप से किसी को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से हैविली प्रताड़ित किया। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी क्रिमिनल क्राइम में आता है। अगर आप उसको आत्महत्या तक प्रेरित करो, बराबर, तो वो कहाँ, कोवर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, हैवी लेवल का, हैवी लेवल का अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सभी क्रिमिनल क्राइम्स में आते हैं। और उसकी सजा क्या होती है मालूम है? जेल भी हो सकती है, आपको फांसी भी हो सकती है, मॉनेटरी फाइन भी हो सकती है। बट दोनों में फर्क ये है। पर अब हमारे जितने भी क्रिमिनल क्राइम है उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी। एंड जो हमारे सिविल क्राइम है उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी। बराबर। एंड इसकी जो पेनल्टीज है उसके रिलेटेड एक लॉ बना है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर की जो पेनल्टी है, क्रिमिनल क्राइम की जो पेनल्टी है, उसके लिए आईपीसी बना है, इंडियन पेनल कोड। पेनल्टी, पैनल शब्द पर से पेनल्टी आया, सजा करने का कोड, कोड का मीनिंग होता है नियम।
तो इंडिया का सजा करने का नियम, इंडियन पेनल कोड, और उसमें 302 नंबर का सेक्शन है जिसमें फांसी की सजा है, दफा 302 के तहत फांसी। तो दफा का मीनिंग होता है सेक्शन। समझ में आ रहा है? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव लीगल होना चाहिए। अगर इलीगल ऑब्जेक्टिव है या प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्टिव है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो ये 6 मुद्दे समझ में आ रहे हैं? चलो वापस से, ये 6 कौन से? पहला ऑफर होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तीसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, चौथा कैपेसिटी होनी चाहिए, पांचवा कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट, एंड छठा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, लीगल। तो अगर ये 6 चीजें प्रेजेंट है तभी उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑल 6 मैटर्स मस्ट बी प्रेजेंट। कुछ एक्सेप्शन है हर एक के, बट बाकी जनरल लेवल पे 99% केसेस में ये ऑल 6 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो वो वॉइड भी है। तो अभी एक और टॉपिक भी डिस्कस हमको करना है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ये रहा। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? अभी मैंने वैलिड और वॉइड जो बताया ना, वो देखो पहला प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और भी 4 है, ये सभी को मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो अभी जब वैलिड की बात हो रही है और उसका ऑपोजिट वॉइड जो बोल रहा हूँ, तो उसका मीनिंग हम डिटेल में लेटर ऑन आगे के नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो अभी मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ, ठीक है?